हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 2। पहले पार्ट में हमने सेल्फ के बारे में बात की और पर्सनालिटी अप्रोच के अंदर टाइप अप्रोच हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिटेल में कवर करेंगे ट्रेट अप्रोच। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। फिर भी एक रिकैप ले लेते हैं। ट्रेट ट्रेट जब भी आए तो सीधा सीधा मतलब होता है क्वालिटी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। जब समझने की बारी आती है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट टू सच एन एक्सटेंट कि वो माइंड में कॉम्प्लिकेट ना हो, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें माइंड में डालना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू सिंप्लीफाई दम। ट्रेड जहाँ भी आए बात हो रही क्वालिटी की। थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज और वे ऑफ बिहेविंग। दीज थ्योरीज, ट्रेट अप्रोच थ्योरीज, ट्राई टू डिस्कवर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ट्रेट्स से मिलकर बनी है, और ट्रेट्स जो हैं ट्रेड थियोरिस्ट उनको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ट्रीट करते हैं और उन्हीं को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। अब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स किनको बोला जा रहा है? वही जो ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल फाउंडेशनल लेयर में, पर्सन की पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल फाउंडेशनल लेयर्स में जो हैं उनको कह रहे हैं हम प्राइमरी ट्रेट्स, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटर देन टाइप अप्रोच, ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर देन टाइप अप्रोच, बिकॉज क्योंकि ये डिफरेंट क्वालिटीज़ की बात करता है और डिफरेंट क्वालिटीज़ हर इंडिविजुअल में उनकी स्ट्रेंथ, उन क्वालिटीज़ की स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन डिफरेंट होंगे। दैट्स वाई इट इज़ बेटर देन टाइप अप्रोच। और पीछे अगर आप पिछली क्लास याद है थोड़ी, तो आपने देखा होगा टाइप अप्रोच जो है वो एक टाइप डिसाइड करता है और उसमें फिर इंडिविजुअल्स को फिट करने की कोशिश करता है। बट ट्रेट अप्रोच एक दूसरा अप्रोच लेता है। वहाँ पे वो हर एक ट्रेट को डिफाइन करता है और हर इंडिविजुअल में जो ट्रेट है वो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन वाइज डिफरेंट होंगे, इसलिए हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है और वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बात करते हैं ट्रेट अप्रोच की डिटेल में। पहला जो ट्रेट थ्योरिस्ट थे जो एक्चुअली पायनियर कहलाते हैं इस अप्रोच के, ही वॉज ऑलपोर्ट। गॉर्डन ऑलपोर्ट इनका नाम था। इन्होंने प्रपोज किया कि जो ट्रेट्स हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो ट्रेट लेके पैदा होते हैं कुछ, वो नर्वस सिस्टम में हार्ड वायर्ड है टू बायोलॉजी, हार्ड वायर्ड इनटू बायोलॉजी, और बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट से मिलके कोई इंसान का ट्रेट बनता है। ट्रेट डिटरमिन बिहेवियर इन सच मैनर दैट इंडिविजुअल अप्रोच अ डिफरेंट सिचुएशन विद सिमिलर प्लान्स। अब ट्रेट, कुछ ट्रेट से मिलके पर्सनैलिटी बनेगी इंसान की और वो इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस को सेम ही तरीके से डील करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अग्रेसिव पर्सन है तो वो हर सिचुएशन में अग्रेसिव ही रहेगा, अग्रेसिवली डील करने की कोशिश करेगा। जैसे एक बहुत बढ़िया कोट भी है, टू अ पर्सन विद अ हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। थिंक अबाउट दैट। थ्री मेजर कैटेगरीज ऑलपोर्ट ने जो ट्रेड्स की बताई वो थी कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स दे आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। डिस्पोजिशन जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, इट इज़ ए ब्रॉडर टेंडेंसी टू एक्ट अ सर्टन वे। ये हाईली जनरलाइज्ड हैं और indicate the goal around which a person's entire life seem to revolve। person's entire life, जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस। अब अगर आप नॉन वायलेंस पे ऐसे लिखने बैठेंगे तो पहला एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आएगा? आई एम श्योर महात्मा गांधी का ही आएगा। वैसे ही अगर आप टोटालिटेरियन लीडर पे, अथॉरिटेरियन लीडर पे कोई अगर ऐसे लिख रहे हैं या फिर कोई किसी भी तरह का कुछ भी लिख रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपके दिमाग में आएगा इट वुड बी ऑफ हिटलर। इट वुड बी ऑफ हिटलर। सो ये हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस हैं और जिसके अराउंड एक पर्सन की पूरी लाइफ डिफाइन हो जाती है। ऐसे ही और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अगर आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा तो इंटेग्रिटी। ही डाइड he chose death over backtracking on his words because he believed whatever he said। तो कोर्ट ने उन्होंने कहा कि भाई अपने शब्द वापस ले लो तो तुम्हें मौत की सज़ा माफ़ हो जाएगी। ही सेड आई, कि मतलब डेथ जो है इट इज़ बेटर देन टेकिंग बैक माई वर्ड्स। सो सोक्रेटिस इंटेग्रिटी से जुड़े हैं। ऐसे ही
मदर टेरेसा का एग्जांपल अगर याद आता हो आपको, तो मदर टेरेसा का एग्जांपल किससे जुड़ा है? कंपैशन से। तो ये होंगे कार्डिनल ट्रेट्स। देन देर आर सेंट्रल ट्रेट्स, ये भी क्वाइट जनरलाइज्ड हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही पर्सन से डिफाइन हो रही है, नहीं। ये वो शब्द हैं जो हम किसी के लिए अगर जॉब रिकमेंडेशन लिखेंगे तो इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट। ये सेंट्रल ट्रेट्स हैं। जो नॉर्मली हम ट्रेट्स की बात करते हैं वो यही हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स, ये लीस्ट जनरलाइज्ड हैं और ये प्रेफरेंसेस के तौर पे काम करते हैं। दैट फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ प्रेफरेंस फॉर सर्टन काइंड ऑफ म्यूजिक लाइक वेस्टर्न पॉप म्यूजिक, सर्टन काइंड ऑफ फूड, साउथ इंडियन फूड। तो ये प्रेफरेंसेस की तरह काम करते हैं। और इसको याद करने की एक ट्रिक है कि भाई ऑल पोर्ट ने ऑल मतलब सभी तरह के ट्रेड्स की बात करी, तो उसमें सब आ जाएंगे, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, सब तरह के। देन वी हैव कटेल, कटेल्स पर्सनालिटी फैक्टर। कटेल ने क्या किया? ही ट्राई टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्रेड्स, ही ट्राई टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्रेड्स फ्रॉम ए ह्यूज एरे ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। पीछे जो हमने सेकेंडरी ट्रेड्स में बात करी थी, नॉट सेकेंडरी, सेंट्रल ट्रेड्स में जो बात करी थी, जो एडजेक्टिव्स की बात करी थी, उन्हीं एडजेक्टिव्स को लिया इन्होंने, बहुत सारे एडजेक्टिव्स को ऐसे, और उन पे एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगाई जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। आपने 11th क्लास में शायद पढ़ा होगा, आपको याद हो तो। फैक्टर एनालिसिस एक टेक्निक है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे चीज़ों को एक साथ ग्रुप करके एक फैक्टर बना दिया जाता है। तो इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिए और उनका एक एक फैक्टर ऐसे बनाते चले गए, और एट द एंड ही फाउंड 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेड्स। फिर इन्होंने नाम दिया इसको सोर्स ट्रेड्स का। 16 सोर्स ट्रेड्स इन्होंने निकाले। और सोर्स ट्रेड्स की खासियत क्या है? दे आर स्टेबल, बिल्कुल। अंडरलाइंग क्वालिटीज, ये अंडरलाइंग क्वालिटीज है विच आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसी के उलट है सरफेस ट्रेड्स। देर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सरफेस ट्रेड्स दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेड। अब सोर्स ट्रेड्स जो हैं वो इंटरेक्ट किसके साथ करेंगे? एक तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जब अपने आप में और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे सोर्स ट्रेड्स, तो निकल के आएगा क्या? सरफेस ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड्स निकल के आएंगे। तो इसलिए कहा गया है अंडरलाइन क्वालिटीज। सोर्स ट्रेड्स जो हैं बिल्कुल सोर्स में नीचे, वो अंडरलाइन क्वालिटीज हैं, और सरफेस ट्रेड्स जो हैं वो बाहर आउटवर्ड विजिबल है, ऑब्जर्वेबल है। और इसी के बेसिस पे कटेल ने 16 पीएफ, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, 16 पीएफ क्वेश्चनर भी जिसे कहा जाता है, वो किया, वो बनाया। ही डेवलप्ड द टेस्ट टू एनालिसिस या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब इसकी एक ट्रिक याद करने की ऐसी है कि जैसे मैंने हालांकि आपको ये थोड़ी सी रिडिकुलस साउंड करेगी, बट इट वर्क्स। द ये जो मेमोरी टेक्निक्स हैं इनके बारे में एक बात है कि द मोर रिडिकुलस दे आर टू यू, द मोर मेमोरेबल इट इज़। जैसे मैंने इसका याद किया है कि भाई आलू है, आलू के 4 टुकड़े करने से सब्जी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कद्दू है, वो थोड़ा बड़ा है तो इसके 4 नहीं, इसके तो 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। बट जो कटहल है वो और भी बड़ा है। कटहल, कटहल, गेट इट? कटहल के जो है वो 8 नहीं 16 टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है? पूरे टुकड़े करने पड़ेंगे 16, बहुत सारे, बहुत सारे नहीं, 16 टुकड़े पूरे, 4 नहीं 8 नहीं, पूरे 16। सो वी हैव 16 पीएफ क्वेश्चन। तो ये कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं, मैं आपको जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वो बताता रहूँगा, ताकि आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही जाएंगे, बट ये जो पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, स्पेशली सीयूईटी, यूजी इस तरह के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एमसीक्यू में भी आते हैं। सो ये जो हैं ये बहुत आपको यूजफुल रहेंगे टू रिमेंबर सर्टन फैक्ट्स, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं माइंड से स्लिप कर जाते हैं टाइम पे और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देन वी हैव आइजेंक। आइजेंक की थ्योरी है। आइजेंक ने क्या कहा? पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिटर्मिन ट्रेट्स। आइजेंक के हिसाब से ट्रेट्स जो हैं वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली डिटर्मिन होते हैं एंड कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉलोइंग ब्रॉड मेजर डायमेंशंस। इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स नहीं लिए, इन्होंने बस शुरू में दो ही ब्रॉड मेजर डायमेंशन लिए थे।
और उसके बाद साइकोटिसिज्म तीसरा भी जोड़ दिया था। अब पहला था डायमेंशन एक्स्ट्रावर्जन का और इसका उलट इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्ट लोग कौन होंगे, जैसे कि हम यूजुअली लैंग्वेज में बात करते भी हैं आम लैंग्वेज में कि सोशल, जो एक्स्ट्रोवर्ट्स हैं वो सोशल होते हैं। यस, दे आर एक्टिव, दे आर ग्रीगेरियस, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और अगर थोड़े से और एक्सट्रीम एंड पे जाएं तो दे आर समटाइम्स इम्पल्सिव एंड दे आर थ्रिल सीकिंग, दैट्स वाई दे लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, और ग्रुप में दे सीक थ्रिल। उसके ही उलट इंट्रोवर्ट्स जो होंगे वो होंगे क्वाइट, रिजर्व्ड, cautious. They would not put themselves out as easily as extroverts do. So ये है एक्सट्रोवर्जन, आइजन की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। देन वी हैव न्यूरोटिसिज्म। जब भी न्यूरोटिक वर्ड आए तो जानना कि मूड से रिलेटेड बात हो रही है। सो न्यूरोटिसिज्म में जो न्यूरोटिक लोग होंगे वो इमोशनली अनस्टेबल होंगे, दे वुड बी रेस्टलेस, एंक्शस। और उसके उलट जो इमोशनली स्टेबल लोग होंगे, they would be calm, stable, reliable and even tempered. Then आइजेंक ने अपने लेटर वर्क्स में साइकोटिसिज्म भी ऐड कर दिया था। और साइकोटिक लोग जो होंगे, साइकोटिसिज्म में जो हाई रैंक करेंगे वो अग्रेसिव होंगे, कोल्ड होंगे, ईगोसेंट्रिक होंगे, एंटी सोशल होंगे। और उसके उलट जो सोशल लोग होंगे वो एम्पैथेटिक होंगे, कंपैशनेट होंगे। सो these were the dimension under which आइजेंक डिवाइडेड पीपल। और ट्रेट्स इन्होंने बायोलॉजिकली और जेनेटिकली डिटरमिनेंट बताए। और इसकी एक ट्रिक है याद करने की, आई सेक। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें मैं थोड़ी सी रिडिकुलस तो बताऊंगा बट यू विल रिमेंबर, हिंदी में याद, वो आपके ऊपर है। आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं ऐसी। आई पे सेक कब लगाते हैं हम, जब चोट लगी हो। हमने कैसे याद किया इसको कि एक एक्सट्रोवर्टेड न्यूरोटिक और साइकोटिक पर्सन ने आंख पे पंच कर दिया है, तो अब उसको ठीक करने के लिए आई पे सेक लगाया जा रहा है, आई सेंक। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, या फिर इसे ओशन मॉडल भी कहा जाता है। अगर आप इंटरनेशनल साइकोलॉजी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं तो आपने डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन का नाम ज़रूर सुना होगा। डॉक्टर पीटरसन इसी मॉडल की बात करते हैं, द बिग 5 ट्रेट्स, द बिग 5, इसे द बिग 5 भी बोला जाता है। सबसे पहले पे है ओ, ओशन में ओ से मतलब है ओपननेस। और ओपननेस टू व्हाट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अगर कोई पर्सन हाई ऑन ओपननेस है तो दैट पर्सन वुड बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, दैट पर्सन वुड बी क्यूरियस। और थोड़ा सा आगे जाते हैं एक्सट्रीम एंड पे तो दे वुड बिलीव इन मैजिकल थिंकिंग और एक्सेंट्रिसिटी। वहीं अगर कोई पर्सन लो ऑन ओपननेस है तो दे वुड बी इनफ्लेक्सिबल। और इनफ्लेक्सिबल मतलब दे वुड नॉट बी वेरी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, और दे वुड बी क्लोज माइंडेड। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल, और आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप अपने एग्जांपल्स ज़रूर ऐड करें। ट्रिक्स तो मैं आपको बताता चलूँगा, आप अपने खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं, बट एग्जांपल्स तो बहुत ही ज़रूरी है वाइल यू आर राइटिंग आंसर्स इन योर बोर्ड्स, या फिर इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे सब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो आप अगर एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं अपने, जब आपने कोई चीज़ की डेफिनेशन सब्सटैंशिएट करी और उसके एंड पे आप एग्जाम्पल लिख देते हैं और एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर देते हैं, तो द एग्जामिनर वुड नॉट लुक एट योर डेफिनेशन, वो सीधा एग्जाम्पल पे नज़र जाएगी। एंड इफ़ योर एग्जाम्पल इज ऑन पॉइंट देन दैट पर्सन वुड थिंक कि आपको वो चीज़ समझ आ गई है, एंड ही वुड जस्ट मार्क इट करेक्ट एंड देन मूव ऑन। सो एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, ओपननेस पे हाई कौन होता है, जैसे यंग, जब आप यंग होते हैं तो, एक्सक्यूज मी, जब आप यंग होते हैं तो आप ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आप क्लोज माइंडेड नहीं है, आपको दुनिया का हर एक एक्सपीरियंस करना है। एंड जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो मैजिकल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले बहुत, इफ़ यू नोटिस देम, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ऑब्जर्व पीपल
फ्रॉम लिटल वंस टू ग्रोन अप्स, और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, they are very open to experiences, they are not close minded, but as you grow up you do become close minded, और वहाँ पे आप इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, क्लोज माइंडेड हो जाते हैं, और एक रूटीन को फॉलो करने करने लगते हैं। सो दिस वाज अबाउट ओपननेस। देन सी इज कॉन्शियसनेस। आई नो इट्स अ माउथफुल, बट कॉन्शियसनेस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट। अगर कॉन्शियसनेस पे कोई हाई है तो दैट पर्सन वुड बी ए परफेक्शनिस्ट, वर्कोहॉलिक, डिपेंडेबल। यू वुड बी एबल टू डिपेंड ऑन देम, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे अगर एग्जांपल मैं इसका बताऊं तो जैसे फादर है, आपके फादर हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़, यू कैन डिपेंड ऑन हिम इफ़ ही सेज समथिंग दैट ही विल डू। एंड तो जैसे आम भाषा में कहा जाता है कि शब्द का मोल है, दिए गए वचन का मोल है। सो यू वुड बी एबल टू डिपेंड ऑन हिम, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट, ये थोड़ी सी आगे जाएंगे हम, एक्सपेरिमेंट पे चले जाते हैं कॉन्शियसनेस के। तो और इसके ही, अगर किसी में कॉन्शियसनेस लो है तो दैट पर्सन वुड बी इररिस्पॉन्सिबल, वुड टेक रैश डिसीजंस, और इजीली डिस्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे घर के छोटे बेटे का बहुत सारे मीम्स बनते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा कि छोटे बेटे का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। छोटा बेटा जो है, तो वो जो है, एक्सक्यूज माई राइटिंग, तो जो छोटा बेटा है, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही, यू कैनॉट डिपेंड ऑन हिम एंड ही मेक्स रैश डिसीजंस। तो दिस वॉज अबाउट कॉन्शियसनेस। देन वी हैव ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन हमने पीछे भी पढ़ा है, वही सेम क्वालिटी है। इफ समवन इज हाई ऑन एक्स्ट्रावर्जन, दे वुड बी थ्रिल सीकिंग, एक्साइटमेंट सीकिंग, अटेंशन सीकिंग, ग्रेगेरियस। इफ दे आर लो, then they would be socially withdrawn, detached, cold. Then we have agreeableness. Agreeableness, अगर कोई हाईली एग्रीएबल पर्सन है तो दे वुड अग्री टू यू, बहुत प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बहुत आर्ग्यू नहीं करेंगे, दे वुड कंप्लाई रियल फास्ट, सबमिसिव। जैसे कि हमारे यहाँ फीमेल्स को, स्पेशली इंडियन कल्चर में फीमेल्स को सबमिसिव या वेरी कंप्लायंट होना सिखाया जाता है। जैसे अगर आप एक फीमेल हैं तो आपने नोटिस किया होगा दैट व्हेन यू स्टार्ट टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, इवन व्हेन यू आर राइट, और आपके आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक है और दम है, स्टिल यू वुड बी टोल्ड कि इतना आर्ग्यू नहीं करते हैं। और फीमेल्स को ये ज़्यादा कहा जाएगा एज कम्पेयर टू मेल्स। सो या agreeableness, they would be submissive, also they would be selfless, they would think about other person before they think about themselves। और एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे तो ये थोड़े गलीबल भी होते हैं, इट इज़ ईजियर टू मेक देम फूल देम, इट्स ईजियर टू फूल देम। और अगर अग्रीएबलनेस पे लो है कोई पर्सन, या फिर डिसएग्रीएबल भी कह सकते हैं हम, हाईली डिसएग्रीएबल, तो दैट पर्सन वुड बी केयरलेस, कोल्ड, और आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, बहुत इजीली अग्री नहीं करेगा। और अगर एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे हम तो दे कैन बी मैनिपुलेटिव एज वेल एज डिसीटफुल। सो दिस वाज अबाउट अग्रीएबलनेस। और females on an average are more agreeable and males on an average are more disagreeable। Then we have N is N, neuroticism। neuroticism भी हमने पीछे पढ़ा है। इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। इफ समवन इज हाईली न्यूरोटिक, देन दैट पर्सन वुड बी डिप्रेसिव, emotionally unstable, and they would experience shame to a larger extent, while if someone is low on neuroticism, they would be fearless, they would not feel shame as much, and they would be stable, calm and stable। जैसे आजकल पीकी ब्लाइंडर्स के बहुत मीम चले हुए हैं इंस्टाग्राम पे। सो थॉमस शेल्बी इज वेरी लो ऑन न्यूरोटिसिज्म, वेरी इमोशनली स्टेबल। और न्यूरोटिसिज्म पे हाई का एग्जांपल अगर देखना होगा तो इफ़ यू रिमेंबर सांसा स्टार्क फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आपने देखा है तो शी इज़ हाईली न्यूरोटिक, एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू सीजन्स। शी इज़ डिप्रेसिव, शी इज़ इमोशनली वेरी अनस्टेबल, and she is anxious। So this was about ocean model of
पर्सनैलिटी, द बिग फाइव मॉडल भी बोलते हैं इसे, डेवलप्ड बाय कोस्ट एंड मैकरे, और अभी जो है इट हैज़ बीन कंसिडर्ड नाउ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। अब बाकी जितने भी हैं साइकोडायनामिक और वो सब अप्रोचेस से बेटर इसे माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इट्स while it is simple, it is not too simplistic and it can explain a person's traits quite well. Then we have psychodynamic approach, और यहाँ पे मैंने ये dotted white box इसलिए बनाया है because this is one of the most important micro topics of this whole chapter. इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, MCQs में भी पूछे गए हैं एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो सिगमंड फ्रॉइड was the pioneer, he was the one who brought it into existence, psychodynamic approach। और इनके जो थ्योरी है पूरा, इनका जो लाइफ वर्क था, इट इज़ फ्रॉइड्स थ्योरी कंसिडर्स sources and consequences of what? Of emotional conflicts and the way people deal with it। तो फ्रॉइड का पूरा लाइफ वर्क ही इस पर डिपेंड करता है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं, सोर्स क्या है उनका, कहाँ से उपज रहे हैं, देन उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पर्सन की लाइफ पे क्या क्या असर पड़ रहा है इन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, और आखिरी में हाउ टू डील विद देम, हाउ टू डील विद दीज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि एक स्टेबल और एक हैप्पी लाइफ लीड कर सके पर्सन। सो सोर्सेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड द वे पीपल डील विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फ्रॉइड ने कुछ टेक्निक्स यूज़ करी, कुछ मेथड्स यूज़ करे टू अनकवर दीज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, विच वर फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में it is a method where a person is asked to openly share all of his thoughts, feelings, ideas that come to his or mind। जो साइकोलॉजिस्ट है, साइको एनालिसिस इस मेथड को कहा जाता है, और साइकोलॉजिस्ट आराम से बैठ जाएगा अपने काउच पे और दूसरा काउच पे पर्सन को लेटा देंगे, एंड ही वुड बी आस्क्ड कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, यू हैव टू शेयर इट विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी फिल्टर्स। क्योंकि इंसान क्या करता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, वी आर टोल्ड टू पुट अ मास्क ऑन, और मास्क पे मास्क चढ़ते जाते हैं इंसान के, एंड किसी के अंदर अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन दोज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो टू अनकवर दैट, फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन का यूज़ किया। अनदर मेथड वाज ड्रीम एनालिसिस, जहाँ पे आप कोई पर्सन अपनी ड्रीम को डिटेल में बताता था, एंड दैट ड्रीम वुड बी एनालाइज्ड कि उसमें क्या थीम्स हैं, क्या उसके मतलब हो सकते हैं। और तीसरा है एनालिसिस ऑफ एरर्स। इसको तब एनालिसिस ऑफ एरर्स कहा जाता था, बाद में इसे फ्रॉइडियन स्लिप्स भी कहा जाने लगा। इसका क्या मतलब है, जो जैसे बोलते बोलते हम स्लिप ऑफ टंग, आपने एक फ्रेज सुना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो स्लिप ऑफ टंग, आप बोलना कुछ चाह रहे थे बट निकल कुछ गया, बट यहाँ पे फ्रॉइड ने कहा कि नहीं, इन्हें भी हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये आपके इंटरनल जो अनकॉन्शियस माइंड से निकला है, और इसको एनालाइज करना ज़रूरी है ताकि आपके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है वो जाना जा सके। सो एनालिसिस ऑफ एरर्स, सो दीज वर द 3 मेथड्स ही यूज्ड टू नो द सोर्सेज ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फ्रॉइड ने फिर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी। ये 3 लेवल को फिजिकल रियलिटी नहीं है, ये उन्होंने जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसे 3 में डिवाइड करके देखा। और ये अगर आपने ये जो डायग्राम है, अगर आपने ये याद कर लिया और ये समझ लिया, तो साइकोडायनामिक अप्रोच आपके लिए बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला समझते हैं कि कॉन्शियसनेस के लेवल जो हैं, कॉन्शियसनेस के जो लेवल हैं वो 3 डिस्क्राइब किए गए। एक तो कॉन्शियस, जो आपको जो थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस जिनके बारे में आप अवेयर हो, अवेयर, कॉन्शियसली अवेयर है। देन देयर इज प्री कॉन्शियस। अब यहाँ पे अवेयरनेस की धूप पड़ रही है कॉन्शियस में। प्री कॉन्शियस में mental activity of which people may become aware only if they attend to it closely। अगर बहुत ध्यान से
या फिर किसी की मदद से, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है उसकी मदद से अगर इसके बारे में सोचा जाए तो अ पर्सन कैन become aware of it. Then there is the most important one, unconscious. These are the mental activities that people are unaware of. इसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो ही नहीं सकते। अगर कोई चीज़ के बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को हम इनडायरेक्टली ही इन्फर कर सकते हैं, आगे हम जानते हैं कैसे। बट फर्स्ट अनकॉन्शियस के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को रेजर्वोयर बताया। किसका रेजर्वोयर? रेजर्वोयर ऑफ ऑल द अर्जेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट माइट कॉज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फ्रॉइड ने कहा कि इनका रेजर्वोयर जो है वो अनकॉन्शियस माइंड ही है। अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। जैसे कि पीछे भी हमने बात करी, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनका रेजोल्यूशन अगर नहीं हो पा रहा है, पर्सन सक्सेसफुली उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो दे वुड लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर। और although we are unaware of them, these thoughts and feelings are considered to exert influence on our actions. हम अवेयर ना भी हों तो भी ये हमारे डे टू डे एक्शंस, डे टू डे फीलिंग्स, थॉट्स को डिसाइड करते हैं, ऐसा फ्रॉइड का कहना है। सो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये रिजर्वोयर है ऑफ ऑल द थॉट्स, ऑफ द अर्जेस, द थॉट्स, द फीलिंग्स, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनते हैं, ऐसा फ्रॉइड ने कहा। 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थे और 3 ही एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी 3 है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड क्या है? इड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दैट इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। अब अगर इड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ है तो क्या बाकी दोनों नहीं है? नहीं, बाकी दोनों नहीं है, सिर्फ इड ही बाय बर्थ प्रेजेंट है। ईगो और सुपर ईगो बाद में डेवलप होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज द सोर्स ऑफ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। जितने भी आपके इंस्टिंक्ट्स अंदर से राइज कर रहे हैं, फ्रॉइड का कहना है कि वो इड से राइज कर रहे हैं। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। अब इड जो है उसको सिर्फ प्लेजर से मतलब है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि प्लेजर तो है, जो प्लेजर है वो इंक्रीज हो, मैक्सिमाइज हो, मैक्स, और जो पेन जो है वो डिक्रीज हो, मिनिमम रहे। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर और मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। सो इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। अब इड के अंदर से जो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है वो इट सीक्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इड इज लाइक अ स्मॉल किड, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। सो जैसे कि फूड है, और जो इम्पल्सिस हैं हमारी, जितने भी फूड से रिलेटेड और बेसिक नीड से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, सो ऑल ऑफ इनका सबका सोर्स क्या है? इड। प्लेजर प्रिंसिपल आप समझ गए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन पे ही ये काम करता है। और एक और खास बात इसके बारे में, दैट इट इज़ अनकॉन्शियस। इड को आप कॉन्शियसली नहीं देख सकते हैं, जब वो अंदर से राइज कर जाएगी और कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी तभी आप उसको जान सकते हैं। बट नो दैट कि वो जो जहाँ से राइज करी है वो अनकॉन्शियस से राइज करी है, और वो इड प्लेजर प्रिंसिपल की वजह से ही राइज करी है। एंड इट डजंट केयर फॉर मोरालिटी, रूल्स और अदर पीपल। इड को फर्क नहीं पड़ता है कि रूल्स आउटसाइड क्या माहौल है, क्या टाइम है, लोग कौन है, उनके थॉट्स क्या हैं, मोरालिटी क्या है, नन ऑफ दैट। जैसे कि एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया है कि कोई बच्चा अगर आइसक्रीम की मांग करता है, आइसक्रीम की मांग उठ रही है उसके अंदर से, तो ही डज नॉट केयर कि अभी रात के 10 बजे हैं, या फिर ही डज नॉट केयर कि उसे मतलब नहीं है, उसे बस उसकी आइसक्रीम चाहिए। सो इट हैज़ बीन कंपेयर टू अ लिटिल किड। सो नो केयर फॉर मोरालिटी, रूल्स और अदर पीपल। बट ऐसे लाइफ चल नहीं पाएगी, लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड हम सोसाइटी नहीं बिल्ड कर पाएंगे। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
डेवलप्स विद एज, ईगो डेवलप्स विद एज, और ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये प्लेजर प्रिंसिपल इड, और ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। डायरेक्ट्स द इड टुवर्ड्स मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग। अब इड में से जो एनर्जी, जो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी राइज कर रही है और जो अर्जीज राइज कर रही हैं, उनको डायरेक्ट करने का काम करता है ईगो। ईगो डायरेक्ट्स, या तो डायरेक्टर या फिर आप कोऑर्डिनेटर की तरह मान सकते हैं ईगो को, विच बैलेंसेज इड विद द रियल वर्ल्ड, और ये पार्टली कॉन्शियस है। जैसे कि ये है ईगो, ये था इड जो कि प्योरली अनकॉन्शियस में है, और ये यहाँ से सारी एनर्जी ऊपर जा रही है। बट ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड में आने से पहले, कॉन्शियस माइंड में जब आएगा तो ईगो वुड डायरेक्ट इट, कोऑर्डिनेट इट, और उसके बाद है सुपर ईगो। इट इज़ द मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, और यहीं पे आपकी वैल्यूज़, रूल्स, मोरालिटी, एथिक्स यहीं से ये राइज करती हैं। और इसको हम जैसे कि इड, इफ इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। और ये कहाँ से डेवलप कर रहा है इंसान? जब छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसमें पेरेंटल अथॉरिटी उसको इंटरनलाइज करता है कि भाई पेरेंट्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। सो सुपर ईगो इज डेवलप्ड हियर, और इट क्रिएट्स गिल्ट या फिर प्राइड। गिल्ट क्यों? अब जैसे सिर्फ इड और ईगो होता तो हम कहते कि भाई, इड कहता कि अभी चाहिए, ईगो कहता कि नहीं अभी नहीं मिल सकता, या फिर कहता कि हाँ मिल सकता है, बट कोई गिल्ट राइज नहीं होता। बट सुपर ईगो के होने की वजह से एक गिल्ट का फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक ये राइट और रॉन्ग की वो आ जाती हैं, राइट और रॉन्ग की कॉन्सेप्ट आ जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं। और ये भी मोस्टली अनकॉन्शियस है, बट कॉन्शियसली भी काम करता है। द इंस्टिंक्चुअल फोर्स दैट एनर्जाइजेज इड इज कॉल्ड लिबिडो। अब इड के अंदर जो इंस्टिंक्चुअल फोर्स राइज कर रहा है उसका एक नाम फ्रॉइड ने दिया, लिबिडो। एज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इम्पल्स द इड हैज टू ड्राइव्स। अब इड दो डायरेक्शन में जा सकता है, इरोस या फिर लाइफ फोर्स, या थैनाटोस डेथ, अ ड्राइव फॉर अग्रेशन एंड डेथ। थैनाटोस, यहीं से शायद थैनोस का भी नाम आया है, आई डोंट नो, हो सकता है। इरोस मतलब अ ड्राइव फॉर लाइफ, लव, ग्रोथ, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये सब चीज़ें अगर किसी की एनर्जी लाइफ फोर्स की तरफ, लाइफ एनर्जीज लाइफ फोर्स की तरफ जा रही है, तो इरोस की तरफ जा रही है, तो दैट पर्सन वुड बी एंगेज्ड इन लाइफ, लव, ग्रोथ, सेल्फ प्रिजर्वेशन। बट अगर थैनाटोस की तरफ जा रही है, देन ही वुड हैव अ ड्राइव फॉर अग्रेशन, डेथ, वायलेंस, वॉर्स। तो जैसे इड के दो पार्ट हैं, ऐसे ही सुपर ईगो के भी दो पार्ट हैं। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस वो है, कॉन्शियंस इज मोस्टली प्रोहिबिटरी इन नेचर, कि अगर आप कुछ काम करने चले हैं तो अंदर से अगर आवाज़ आपको अगर आवाज़ आती है कि भाई दिस इज़ नॉट राइट, वो आपका कॉन्शियंस है। और ईगो आइडियल है, ये आइडियल का ही मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आपने अपने लिए बनाए हैं, दैट आई एम एन ए मॉरल पर्सन, तो आप वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। सो रिवॉर्डेड, ये वो मेंटल इमेजेस जो रिवॉर्ड या फिर सोसाइटी में अप्रूव करते हैं। देन सो साइकोडायनेमिक अप्रोच में, क्योंकि हम पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना ज़रूरी है। फ्रॉइड ने क्या कहा? फ्रॉइड सेड पर्सनालिटी इज डेवलप्ड, पर्सनालिटी जो है किसी भी पर्सन की, एक्सक्यूज मी, पर्सनालिटी जो है इट इज़ डेवलप्ड थ्रू ए स्टेजेस, सीरीज ऑफ स्टेजेस, कंटिन्यूस नहीं है। फ्रॉइड के हिसाब से ये सीरीज ऑफ स्टेजेस में है, और सेंटर्ड ऑन इरोजिनस जोन्स। अब इरोजिनस जोन्स को सिंपली समझे तो प्लेजर सेंटर्स, जहाँ से प्लेजर डिराइव हो रहा है। अब बाद में डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन से जोन्स हैं, बट फ्रॉइड के हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बिल्कुल फंडामेंटल है। यहाँ से जब पर्सन प्लेजर डिराइव कर रहा है, स्पेशली मतलब छोटे बच्चे की बात हो रही है, सो ये पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क डालते हैं। ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय फोकस ऑन अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। आगे बात करेंगे, 5 स्टेजेस में बात की गई है। ईदर द चाइल्ड एडजस्ट्स, अब जो
प्लेजर जो डिराइव कर रहा है, जैसे हमने पीछे भी बात करी कि इड को जो है वो प्लेजर चाहिए, बट प्लेजर से हर बार काम नहीं चलता है, दैट हैज़ टू बी रेगुलेटेड। और रेगुलेशन से मतलब चाइल्ड ने जो है एडजस्ट कर लिया है, बट अगर नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो बॉडी पार्ट एसोसिएटेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। एज ए रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है या तो फिक्सेशन अकर करेगी या फिर करेगा रिग्रेशन। इसके भी आगे हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली डील नहीं किया गया तो फिक्सेशन और रिग्रेशन अकर कर सकता है। ईच पर्सन पासिस थ्रू दी स्टेजेस अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग, और उसके जो सराउंडिंग में जैसे भी उसे माहौल मिला है उसके हिसाब से ये स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ट्रेड्स अक्वायर्ड इन दी स्टेजेस आर रिलेटिवली परमानेंट। रिलेटिवली परमानेंट, ये शब्द बहुत बढ़िया है। रिलेटिवली का मतलब है कि अगर चेंज होवेगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, और परमानेंट मतलब बहुत स्टेबल रहेंगे ये ट्रेड्स जो हैं। कैन बी चेंज ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी, ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड एट एनी स्टेज में अरेस्ट डेवलपमेंट एंड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन अ पर्सनस लाइफ। अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि या तो सक्सेसफुली डील कर लेगा चाइल्ड, एडजस्ट कर लेगा अपने एनवायरनमेंट में, नहीं तो डेवलपमेंट जो है किसी स्पेसिफिक स्टेज पे अरेस्ट हो सकता है, और उसी स्टेज के हिसाब से उस बच्चे के लाइफ में जब वो बड़ा होगा तो कुछ एडवर्स इफेक्ट आएंगे। अब एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज द पहली स्टेज जो है वो है ओरल स्टेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज चिल्ड्रन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स, बिल्कुल ठीक बात है। डिराइव प्लेजर फ्रॉम सकलिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग। यानी पीछे हमने जो इरोजेनस जोन्स की बात करी, तो अभी जो पहली स्टेज में सबसे पहला इरोजेनस जोन है माउथ। आपने अगर नोटिस भी किया होगा, एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए लोगों को, फ्रॉम स्मॉल किड्स टू ग्रोन अप्स। ऑब्जर्व व्हाट दे डू, व्हाट दे से, हाउ दे आर डूइंग इट। सो इससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। सो जैसा आपने नोटिस किया होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है नोटिस करने में, कि बच्चा जो है दैट अ किड ब्रिंग्स एवरीथिंग टू द माउथ, बिकॉज दिस अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इज एन इरोजेनस जोन। और बच्चा जो है माउथ से प्लेजर डराइव कर रहा है। और सकलिंग, द एक्ट ऑफ सकिंग मिल्क, और फिर बाइटिंग और बैबलिंग, जैसे मुंह से कुछ कुछ बच्चा बोलता है, शब्द बोलने की कोशिश करता है। सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ deriving pleasure from the mouth. Freud suggested that children who become fixated, fixation की बात हुई है, child becomes fixated in the oral stage, तो adulthood में क्या है, वो बच्चा बड़े होके he would engage in overeating, smoking, drinking and kissing। ये सब जो बिहेवियर है, अगर बच्चा सक्सेसफुली उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है और फिक्सेटेड, इफ द चाइल्ड गेट्स फिक्सेटेड ऑन दैट स्टेज, तो एडल्टहुड में इन सब चीज़ों से वो मैनिफेस्ट करेंगी। ही रिफर टू सच पीपल एज ओरल इनकॉर्पोरेटिव और ओरल इंजेस्टिव। इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट नो कि पहली स्टेज ओरल स्टेज है और बच्चा प्लेजर डिराइव कर रहा है, और अगर फिक्सेट हो जाता है, पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो एडल्टहुड में ये सब ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब रहेगा। देन वी हैव द सेकेंड स्टेज, जिसे एनल स्टेज भी कहा है। ओरल स्टेज थी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, 1.5 साल तक का। फ्रॉम 1.5 साल 18 मंथ्स से लेके 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स ऑफ एज तक एनल स्टेज। यहाँ पे यूजुअली जो है बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है। एट दिस स्टेज प्लेजर इज गेन्ड फ्रॉम एक्सपल्जन और रिटेंशन ऑफ फीसिस या यूरिन। या तो बच्चा एक्सपेल करने में प्लेजर लेगा। अगेन आई वुड से कि ये सब थ्योरी है, आपको हमेशा कोई भी थ्योरी ओपन माइंड से पढ़नी है, और आपको ध्यान देना कि जो थ्योरिस्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। इस दुनिया में कुछ भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब मोस्टली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होते हैं, सब अपने अपने विचार दे के जाते हैं। सो शेयर सेकंड स्टेज फ्रॉइड के हिसाब से यहाँ पे बच्चा या तो फीसिस या फिर यूरिन को एक्सपेल करने में प्लेजर ले रहा है, या फिर रिटेन करने में।
हियर चिल्ड्रन स्टार्ट टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट बट एक्सपीरियंस कंट्रोल। अब कंट्रोल जो है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है और दे वुड टॉयलेट ट्रेन हिम, तो कंट्रोल जो है वो उसको एक्सपीरियंस करने मिलेगा कि उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल डिसिप्लिन फ्रॉम द पेरेंट्स। इफ चाइल्ड इज वेल एडजस्टेड, जैसे कि पहले बात हुई है, एडजस्टमेंट अगर हो जाती है, ही रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड ऑफ सोसाइटल रूल्स, रिस्पॉन्ड करेगा सोसाइटल रूल्स को कि भाई हाँ ठीक है ये सही कह रहे हैं पेरेंट्स, चाइल्ड वुड थिंक दैट, और ही वुड कंट्रोल हिज बॉडीली फंक्शंस अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स हैं सोसाइटी के, उसके हिसाब से he would control the bodily functions. According to Freud, fixation at this stage may result child being messy and generous. तो दो डायरेक्शन में जा सकती हैं चीज़ें, या तो वो अगर एनल एक्सपेल्सिव है तो वो मैसी और जेनरस होगा, he would not be very tidy, his room would be a mess, और resources wise he would be generous, he would be generous. और दूसरा डायरेक्शन जा सकता है दैट ही टेक्स प्लेजर इन रिटेनिंग देम, सो दैट पर्सन वुड बी द एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी वुड बी वेरी ऑर्डरली, मैसी नहीं होगा, बहुत ऑर्डरली होगा, ही वुड डू थिंग्स वेरी टाइडली, टाइडी रूम होगा, सब कुछ होगा, एंड बट ही वुड रिसोर्सेज वाइज ही वुड बी ए माइजर। अब ये एक्सट्रीम एंड्स हैं फिक्सेशन अगर अकर कर रही है तब ये बातें हैं, नहीं तो नॉर्मली जो है डेवलपमेंट में अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है। सो फर्स्ट इज ओरल स्टेज, देन वी हैव एनल स्टेज अप टू 3 years, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 5 years, 3 to 5 years ऑफ एज में को स्टेज को कहा जा रहा है फैलिक, और फैलिक को आप जेनिटल स्टेज से मत कंफ्यूज कीजिएगा। फैलिक स्टेज, इट इज़ एट द फैलिक स्टेज दैट चिल्ड्रन डिस्कवर डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अब यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों को भी, एंड ऑल्सो द प्लेजर फ्रॉम टचिंग देयर जेनिटल्स। फ्रॉइड के हिसाब से यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं 3 to 5 years ऑफ एज में मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस समझने लगते हैं, एंड द इरोजिनस जोन, पहले माउथ था, फिर द एनल रीजन था, और अब जो है वो जेनिटल्स पे, अभी जेनिटल्स पे शिफ्ट हो गया है, और इनको टच करने में प्लेजर लेते हैं बच्चे। दे ऑल्सो बिकम अवेयर दैट दे आर इन कॉम्पिटिशन विद देयर सिबलिंग्स एंड देयर फादर फॉर देयर मदर्स अटेंशन। ये मेल चाइल्ड के परस्पेक्टिव से बात बोली जा रही है। अब मेल चाइल्ड जो है वो अपने सराउंडिंग में नोटिस करता है, अब मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस वो समझने लगा है, ही कैन डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज द मदर एंड दिस इज द फादर, और अगर कोई सिबलिंग भी है तो ही कैन नोटिस देम ऑल्सो। और अब मेल चाइल्ड जो है ही इज कंपीटिंग फॉर व्हाट, फॉर द मदर्स अटेंशन, विद whom, with the father and the siblings। और मेजर डेवलपमेंटल अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज इज रेजोल्यूशन ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? फ्रॉइड ने कहा कि कोई भी बच्चा है, सबसे पहले तो कैस्ट्रेशन एंजाइटी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से। सिंस द चाइल्ड अज्यूम्स बोथ ही एंड हिज फादर आर कंपीटिंग फॉर द मदर्स अटेंशन, मेल चाइल्ड फियर्स, उसको फियर है किस चीज़ का, दैट हिज फादर विल कट ऑफ हिज पीनस एज अ रिवेंज। अब क्योंकि छोटा बच्चा जो है ही इज़ हेल्पलेस वाइल ही इज़ कंपीटिंग विद हिज फादर, तो अंदर एक फियर है दैट हिज फादर विल कट ऑफ हिज पीनस। सो ये क्या है? कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द जेनिटेलिया। सो कैस्ट्रेशन एंजाइटी किसको? बच्चे को। और इडिपस कॉम्प्लेक्स, a description used by फ्रॉइड ऑफ बॉयज टेंडेंसी इन फैलिक स्टेज। अब ये सबसे, जैसा मैंने पीछे भी कहा कि फ्रॉइड की कुछ बातों को बहुत ही इमोरल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल, ये बातें बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, बट सिंस वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, हमें हर बात ओपन माइंड से पढ़नी पड़ेगी एंड वी हैव टू स्टडी इट विदाउट एनी जजमेंट। सो फ्रॉइड ने जैसा कहा यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस करने लगा है बच्चा अभी, एंड विच इज़ द फर्स्ट फीमेल दैट ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद? द मदर ऑफ कोर्स।
सो फ्रॉइड कहता है कि द चाइल्ड फील्स अट्रैक्टेड टू द मदर, और ये अट्रैक्शन जो है इट इज़ सेक्सुअल इन काइंड। और क्योंकि अट्रैक्शन है मदर के प्रति, सो और क्योंकि फादर कंपटीशन में है फॉर अटेंशन ऑफ द मदर, सो द चाइल्ड वुड रिजेंट हिज फादर। और ये रिजेंटमेंट क्यों है? हॉस्टिलिटी अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी जो है वो बच्चा अपने फादर के प्रति पालेगा। किस एज में? 3 to 5 ईयर्स की एज में। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल यूंग ने दिया था जब इन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच में फ्रॉइड के वर्क को आगे ले गए। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ये फीमेल कॉन्टेक्स्ट से बताया गया है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, ये मेल चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बताई गई हैं। बट जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो फीमेल चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट से बताया गया है, पर्सपेक्टिव से बताया गया। बाय अटैचिंग हर लव टू द फादर, द गर्ल ट्राइज टू सिम्बॉलिकली मैरी हिम एंड रेज अ फैमिली। अब बात ये भी वही है बट फीमेल चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, दैट ऑपोजिट सेक्स क्या है फीमेल चाइल्ड के लिए? द फादर। एंड what is she trying to do? She is trying to symbolically marry him and raise a family. But when she realizes कि ये नहीं हो सकता, it is unlikely, she identifies more with the mother. और वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगी जो मदर दिखाती है। ऐसे ही मेल चाइल्ड भी जो है, जब उसे पता लगेगा दैट द थिंग्स ही इज फीलिंग आर नॉट एक्सेप्टेबल, सो ही वुड स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद हिज फादर मोर। एंड जैसे नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे तो फिर वो एनर्जी जो है अब अलग चीज़ों में लग जाएगी। और यहाँ पे यही जो बात है यही कही जा रही है, मेजर डेवलपमेंटल अचीवमेंट, एक अचीवमेंट है स्टेज की कि यहाँ पे एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चा रिजॉल्व कर ले। यही जो अट्रैक्शन है जो मेल चाइल्ड की मदर के प्रति और फीमेल चाइल्ड की फादर के प्रति, ये इसको रिजॉल्व कर लें बच्चे, तो इट वुड बी एन अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज। बट अगर नहीं हो पाता है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसके हम बाद में बात करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द थर्ड स्टेज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इफ़ यू हैव पॉसिटिव ऑफ टाइम्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रिवाइज साइकोडायनेमिक अप्रोच, और उसमें भी ये स्टेज जो है ज़रूरी से रिवाइज करें। देन वी हैव द लेटेंसी स्टेज। यहाँ पे जो है पर्सनालिटी फॉर्म करती है बाय द एंड ऑफ फैलिक स्टेज, एंड सेक्सुअल इम्पल्सिस जो थे वो रीचैनल कर दिए गए हैं। किसमें? एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, लर्निंग, सोशल एक्टिविटीज़, आर्ट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एज क्या होंगी? 6 to 12 होंगी। और जो एनर्जीज राइज कर रही थी अंदर से, दे हैव बीन चैनल्ड इनटू अदर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, लर्निंग, सोशल एक्टिविटी, आर्ट और अदर तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़। और जो लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट की वो है जेनिटल स्टेज। एज आई सेड, फैलिक और जेनिटल को कंफ्यूज मत करना। जेनिटल स्टेज इज़ द लास्ट स्टेज जहाँ पे 13 से लेके एडल्टहुड तक ये स्टेज चलती है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जो इंसान की एनर्जीज राइज कर रही हैं अंदर से, उनको एक सही आउटलेट मिल जाएगा, यहाँ पे मैच्योरिटी आएगी। पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स इन ए सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। मैच्योरिटी, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ही वुड लर्न कि मैच्योर वे क्या है, कैसे उनसे डील कर सकते हैं। और जो इनअप्रोप्रिएट तरीके के जो ख्याल आते हैं माइंड में, उनको वो दे वुड लर्न टू रीचैनल देम in a socially and sexually mature way. As young people approach the stage of reproductive ability, they begin to focus their libido और sexual energy towards opposite sex. बिल्कुल है ये। आप जैसे कि टीनेज में है तो आपको भी ये चीज़ महसूस हुई होगी दैट आप इसी स्टेज में, अभी जो 5th स्टेज की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, और इसी में जो आपकी लिबिडो है, जो एनर्जी है आपकी लाइफ एनर्जी, वो आप यू ट्राई टू फोकस मोर ऑन the opposite sex. If the earlier psychosexual stages have been successfully negotiated, the individual should now begin to form positive relations with others. और जैसा कि हमने पीछे ही बात करी है, या तो रेजोल्यूशन हो सकता है या फिर
नॉन रिजॉल्व रह सकती चीज़ें, अगर नॉन रिजॉल्व रहेंगी तो इट वुड लीड टू फिक्सेशन, और अगर रिजॉल्व हो जाती हैं तो फिर पॉजिटिव रिलेशंस बनेंगे। एक्सक्यूज मी। सो दिस वाज अबाउट फ्रॉइड्स अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच। और ये एक और टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बट एमसीक्यू बहुत सारे पूछे गए हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब ईगो हमने देख लिया है, जो कोऑर्डिनेटर है, जो डायरेक्टर है, जो इड के इम्पल्सिस को जो राइज कर रहा है उसको डायरेक्ट करता है। अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम एंग्जाइटी। अब हर पर्सन को ये एंग्जाइटी होती है क्योंकि इड की जो इम्पल्सिस राइज कर रही हैं दे लीड टू एंग्जाइटी, क्योंकि दे आर मोस्टली अनएक्सेप्टेबल। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, बट जब भी वो राइज करेंगे कुछ ना कुछ एंग्जाइटी में रिजल्ट करेंगे। हाउ ईगो डील्स विद एंग्जाइटी लार्जली डिटरमिन्स हाउ पीपल बिहेव। और ये जो एंग्जाइटी से डील करने का जो तरीका है वही बिहेवियर डिटरमिन करता है। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पीपल अवॉइड एंग्जाइटी मेनली बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये जो एंग्जाइटी है इसी से डील करने का तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म्स। दे ट्राई टू डिफेंड ईगो अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ इंस्टिंक्चुअल नीड्स। अब इंस्टिंक्चुअल नीड्स कहाँ से राइज कर रही हैं? ये राइट, इड से। सो इसी के अगेंस्ट डिफेंड करता है ईगो अपने आप को अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनदर नेम फॉर दिस टेंशन, ये जो टेंशन राइज कर रही है, कॉज्ड बाय नेचर ऑफ इंस्टिंक्चुअल नीड्स एंड सोसाइटल और मॉरल रूल्स। अब क्योंकि क्लैश करेंगे, यहाँ से इड आ रहा है और यहाँ से सोसाइटल रूल्स हैं, सो ये जो क्लैश हो रहा है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शायद आपने सुना हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस। काफ़ी फैंसी नाम है बट सिंपली अगर समझे तो बस ये क्लैश जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स और जो सोसाइटल रूल्स का जो क्लैश है उसी को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कह रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी। अब क्योंकि हम पूरी तरह एंजाइटी को ख़त्म नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमें ये टेंशन पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि माइंड पे एक तरह का बोझ बनता है ये। सो वी ऑल वांट टू रिड्यूस एंजाइटी, सो वी ईदर डिस्टॉर्ट रियलिटी, या फिर हम कुछ ना कुछ अलग अलग, जैसे आप ये देखेंगे आगे, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अलग तरह के हैं। सो इट इंक्लूड्स डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। कुछ ना कुछ ऐसा रियलिटी का एलिमेंट होगा जो हम डिस्टॉर्ट करेंगे ताकि हम ईगो को डिफेंड कर सके अगेंस्ट द एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्यों कॉज हुई है? जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स आई हैं और जो जो सोसाइटल रूल्स हैं, जो द राइट थिंग टू डू, उनके बीच में जो क्लैश की वजह से जो हुआ है। नॉट कॉन्शियस और डिलिबरेट, ये भी बहुत एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ कर रहे हैं तो वी आर नॉट यूजिंग दैम कॉन्शियसली कि भाई आई एम चूजिंग कि आई एम गोइंग टू यूज दिस मैकेनिज्म नाउ और दैट मैकेनिज्म। नो, यू कैनॉट चूज, दे आर ऑटोमेटिक एंड ईगो इज यूजिंग दैम एट इट्स ओन विल। आप उसमें बहुत कॉन्शियस पार्ट बहुत कम है। सम डिफेंस अगेंस्ट एंग्जाइटी इज नॉर्मल एंड अडेप्टिव। अब डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि कोई यूज़ कर रहा है तो ही हैज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम, नहीं। कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हर कोई यूज़ करता है और वो नॉर्मल है। और अडेप्टिव फंक्शनिंग है। अडेप्टिव मतलब आपको आपके सोशल सराउंडिंग में अडेप्ट करने के लिए, इट हेल्प्स यू टू अडेप्ट टू योर सोशल सराउंडिंग्स इन अ बेटर वे। सो इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं। बट पीपल हु यूज़ दिस मैकेनिज्म टू सच एन एक्सटेंट, रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और एक तरह का मैल एडजस्टमेंट अकर हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो डिसरप्ट करनी है। दे आर ट्रूली डिस्टोर्टिंग रियलिटी एंड लीडिंग टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स। अब कौन से हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म्स? सबसे पहला है रिप्रेशन, पुशिंग पेनफुल थॉट्स आउट ऑफ अवेयरनेस। कि हम ये भी, जैसे कि मैंने कहा कि अनकॉन्शियस है, तो अगर कोई थॉट इतना पेनफुल है तो जो सबकॉन्शियस है हमारा वो इसको बहुत पूरा पुश कर देगा। इट वुड नॉट लेट इट राइज टू द अनकॉन्शियस, टू द कॉन्शियस राइज करने ही नहीं देगा। सो दिस इज रिप्रेशन। जैसे कि फॉरगेटिंग ए ट्रोमेटिक इवेंट, जैसे कि ये मोस्टली सेक्सुअल असॉल्ट
के विक्टिम्स में बहुत देखने को मिलता है। देन वी हैव डिनायल, वी डिनाई द रियलिटी, वी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रियलिटी, जैसे कि नॉट एक्सेप्टिंग ए सीरियस इलनेस। कोई होते हैं जैसे सीरियस इलनेस है, जैसे कैंसर है, तो द पेशेंट वुड रिफ्यूज़ कि भाई कुछ उनके साथ कुछ दिक्कत है। सो दिस इज़ डिनायल। या फिर इसका आपने एग्जांपल एक रियल लाइफ में भी देखा होगा, इफ़ यू हैव सीन समवन स्मोक, तो वो लोग कहेंगे कि भाई इसमें इतनी क्या दिक्कत है, इट्स कोई बड़ी बात नहीं है। सो दे आर वट दे आर डूइंग, दे आर डिनाइंग रियलिटी, दे आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। देन वी हैव प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग योर फीलिंग टू अदर्स। अब मैं जैसा फील कर रहा हूँ, अब मैं खुद एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता दैट आई हेट दैट पर्सन, क्योंकि ये बहुत मतलब एक सोसाइटल रूल्स के भी खिलाफ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई हेट दैट पर्सन, नहीं, आई विल से कि हम बात नहीं कर रहे बिकॉज ही हेट्स मी। सो दिस इज प्रोजेक्शन, यू आर प्रोजेक्टिंग योर फीलिंग्स, योर ओन फीलिंग्स। जो फीलिंग मेरी है तो आई एम प्रोजेक्टिंग देम ऑन अनदर पर्सन, इसलिए इसे प्रोजेक्शन कहा है। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग इमोशंस टू ए सेफर टारगेट। अब जैसे इसका भी बहुत आप कॉमन एग्जांपल देखा होगा, दैट कोई एम्प्लॉय है, वो बॉस से डांट खा के आया है, तो जो एम्प्लॉय है वो घर पे आएगा एंड ही वुड स्कोल्ड हिज चाइल्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, ही इज डिस्प्लेसिंग दैट एंगर, दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन टू द चाइल्ड। एंड yes, it is a sign of bad parenting, but it is also a डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ पे ईगो को डिफेंड करने के लिए इंसान यूज करता है डिस्प्लेसमेंट। देन वी हैव रिग्रेशन, रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर। एडल्ट एग्जांपल, एडल्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स अंडर स्ट्रेस। इसका एक और काफ़ी एक एग्जांपल जो आपको काफ़ी याद रहेगा, जैसे कोई बच्चा बड़ा हुआ है, जैसे छोटे बच्चे में कोई बेड वेटिंग चलती थी किसी बच्चे की, व्हेन ही वाज लेट्स से 4। अब 4 में टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, सो अ चाइल्ड इज सपोज टू नॉट वेट द बेड, बट दिस चाइल्ड लेट्स से टर्न्स 11 and he is going through some stuff, so he will start to wet his bed. So this is what, this is regression, he is returning to the childish behavior, कि ये 4-year-old जब वो स्ट्रेस में आता था तो ही यूज टू वेट हिज बेड, और जब ये 11-year-old भी जब स्ट्रेस में आया है फॉर एनी रीज़न, तो ही इज़ ऑल्सो वेटिंग हिज बेड। सो दिस इज़ अबाउट रिग्रेशन, रिग्रेस करना, पीछे चले जाना। देन वी हैव रैशनलाइजेशन, ये भी बहुत यूज़ करते हैं लोग, गिविंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस। जैसे अगर स्मोकिंग का ही एग्जांपल लें, तो जो लोग स्मोक कर रहे हैं, जैसे बहुत आपको दिल्ली में बहुत सुनने को मिलेगा, दैट पर्सन वुड से कि दिल्ली में अगर रह रहे हो तो भाई स्मोक 8 सिगरेट या पता नहीं 11 सिगरेट जितना धुआं तो आप वैसे ही ले रहे हैं, तो हमने 12वीं पी ली तो क्या बड़ी बात होगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रैशनलाइजेशन, यू आर रैशनलाइजिंग योर ओन एक्ट। तो ये है, जैसे एग्ज़ाम में भी बच्चे होते हैं कि भाई एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था, या फिर टीचर वॉज नॉट वेरी फेवरेबल टू मी। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्टिंग ऑपोजिट टू आवर ट्रू फीलिंग्स, हमारे जो अंदर ट्रू फीलिंग्स हैं उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हम एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रीटिंग समवन नाइस यू डिसलाइक, या फिर जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, जैसे लेट्स से इफ ए लिटिल गर्ल वांट्स टू बी ए फ्रेंड विद दिस लिटिल गर्ल, सो शी वुड पुश हर ऑन द प्लेग्राउंड, और ये क्या है, शी इज़ एक्टिंग ऑपोजिट टू हर ट्रू फीलिंग्स। और इसके बाद है सब्लिमेशन, चैनलिंग इम्पल्सिस टू पॉजिटिव एक्टिविटीज, जैसे कि अग्रेशन जिसको बहुत ज़्यादा है, सो दे वुड टेक इट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड या फिर बॉक्सिंग रिंग। सो ये सब मैकेनिज्म्स हैं जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, नॉट कॉन्शियसली बट सब अनकॉन्शियसली, टू डिफेंड आवर ईगो अगेंस्ट द इंस्टिंक्चुअल नीड्स ऑफ द इट।
देन वी हैव पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस, जिसमें सबसे पहला नाम कार्ल यूंग का आता है, और इन्होंने फ्रॉइड को कॉन्ट्राडिक्ट किया और कहा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सिर्फ सेक्स और एग्रेशन से ही नहीं पूरा गाइडेड हैं, बल्कि इनके एम्स और एस्पिरेशंस जो हैं वो भी एज मच फोर्स फॉर गाइडेंस हैं जितना सेक्स और एग्रेशन है। और इनकी थ्योरी को हम एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। बेसिक assumption of this theory is that personality consists of competing forces and structures within individuals। कुछ ना कुछ competing forces हैं हर इंडिविजुअल के अंदर और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको की बैलेंस करने की ज़रूरत है। अचीविंग दिस बैलेंस दैट इज़ यूनिटी एंड वननेस। अब ये जो कंपीटिंग फोर्सेस हैं उनको बैलेंस में लाना यानी यूनिटी और वननेस, यही हर इंडिविजुअल व्हाट इंडिविजुअल स्ट्राइव्स फॉर। For achieving unity and wholeness, a person must become increasingly aware of wisdom available in one's personal and collective unconscious। अब collective unconscious का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसे हम अभी पढ़ते हैं डिटेल में, बट इन्होंने कहा है कि एक पर्सन को जो भी विजडम अवेलेबल है इन हिज ओन माइंड और जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में है, उसके थ्रू ही हैज़ टू बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ दिस विजडम, और तभी जो वो है यूनिटी और होलनेस अचीव कर पाएगा। यूंग क्लेम्ड दैट देयर वाज ए कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स को सिंपली समझे हम तो प्राइमोर्डियल इमेजेस की थीम्स हैं, कुछ थीम हैं, जैसे कि दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसमें हम सभी एक तरीके से कनेक्टेड हैं, और दे आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड। कोई इंडिविजुअल जैसे अपने लाइफ टाइम के थ्रू नहीं एक्वायर कर रहा है इसको, दे आर इनहेरिटेड। जब आप पैदा हुए थे तब आप इसको लेके पैदा हुए। जैसे कि ये जो थीम्स की बात है आर्कीटाइप्स की, जैसे कि गॉड या फिर मदर अर्थ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अलग अलग जैसे मिथ्स भी हैं, उनमें इसके एग्जांपल फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि द ग्रेट फ्लड की बात होती है, हमारे यहाँ भी जो दशावतार मूवी है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वहाँ पे भी ग्रेट फ्लड की बात की गई थी। एंड ऐसी ही बात बाइबल में भी की गई है, द ग्रेट फ्लड आया था एंड नोवा मेड एन आर्क एंड सेव्ड ह्यूमैनिटी, इस तरह की बातें। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, दीज आर्कीटाइप्स आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू यूंग। और आर्ट्स और सब तरह के जितने भी ये ड्रीम्स, इसमें जो कॉमनैलिटी फाइंड हम करते हैं, जैसे कि ड्रीम्स में एनकाउंटर विद एनिमल्स या फिर फॉलिंग के जो ड्रीम्स हैं वो सबको कॉमन होते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में, कहीं भी हो, आपके ड्रीम्स जो हैं वो एक सिमिलर तरह की थीम्स होल्ड करते हैं। बस उन्हीं की बात यूंग ने करी है, और यूंग ने इन सब का सोर्स क्या बताया है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। देन वी हैव कैरन हॉर्नीज ऑप्टिमिज्म। इन्होंने भी फ्रॉइड को चैलेंज किया, और फ्रॉइड को चैलेंज किया स्पेशली ऑन फ्रॉइड्स ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एज इन्फीरियर। और फ्रॉइड की ज़्यादातर थ्योरी मेल से पर्सपेक्टिव से कही गई हैं। सो कैरन हॉर्नी गेव ए फीमेल पर्सपेक्टिव टू साइकोलॉजी, मतलब ये साइकोडायनेमिक थ्योरीज में, काउंटेड दैट विमेन वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। विमेन जो हैं वो मोर अफेक्टेड हैं सोशल कल्चरल फैक्टर्स से देन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कैरन हॉर्नी का कहना है कि बायोलॉजिकली तो विमेन डिफरेंट हैं, बट सोशली एंड कल्चरली विमेन आर मोर अफेक्टेड इन देयर साइकी। आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस। और ये एक बात जो है वो साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट्स में कॉमन है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं या फिर बचपन है, चाइल्डहुड है, वहाँ पे अगर कुछ दिक्कतें हुई हैं, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, तो दे वुड डेफिनेटली लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जैसे कि अगर किसी बच्चे को अथॉरिटेरियन पेरेंट्स मिले, या फिर इंडिफरेंस दिखाते थे वो पेरेंट्स, या फिर डिस्करेजिंग थे, बात बात पे टोकते थे, या फिर इरेटिक का मतलब आप समझते हैं, एक टाइम ऐसा और दूसरे टाइम वैसा, कि एक टाइम तो बहुत प्यार करेंगे और दूसरे टाइम बिल्कुल ऐसे डांट डपट देंगे, या फिर तीसरे टाइम बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देंगे। सो ये इरेटिक पेरेंटिंग है। सो कैरन हॉर्नी के हिसाब से ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस में जो ये अप्स एंड डाउन्स हैं, ये कारण बनते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का।
ड्यू टू नेग्लेक्ट द चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड डेवलप्स बेसिक एंग्जाइटी, ये बेसिक एंग्जाइटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, क्योंकि ये नेग्लेक्टफुल बिहेवियर जो है पेरेंट का, ये चाइल्ड को इनसिक्योर फील कराता है, और उसके अंदर एंग्जाइटी, कैसी एंग्जाइटी, बेसिक एंग्जाइटी नाम दिया उन्होंने, एंग्जाइटी डेवलप होती है। और डीप रिजेंटमेंट टूवर्ड्स पेरेंट्स, रिजेंटमेंट टूवर्ड्स पेरेंट्स, हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट हॉस्टिलिटी एक ही बात है। ड्यू टू दिस एंग्जाइटी, अब एंग्जाइटी कॉज हुई है तो वो एंग्जाइटी कॉज करेगी क्या, रिजेंटमेंट या हॉस्टिलिटी, और यही बेसिक हॉस्टिलिटी जो है पर्सनालिटी में मैनिफेस्ट करेगी। अब तीन तरह की पर्सनालिटी हो सकती हैं, एक तो कंप्लाइंट पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर डिटैच पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर एग्रेसिव पर्सनालिटी हो सकती है। सो ये किस चीज़ का रिजल्ट है, एक बच्चा था, उसको नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग मिली, वहाँ पे एंग्जाइटी डेवलप हुई, बेसिक एंग्जाइटी, उस एंग्जाइटी से रिजेंटमेंट कॉज हुई, और उस रिजेंटमेंट की वजह से पर्सनालिटी में मैनिफेस्ट करेंगे वो रिजेंटमेंट, और कंप्लायंट, डिटैच्ड या फिर अग्रेसिव पर्सनालिटी में शो होगा। देन वी हैव अल्फ्रेड एडलर, इनकी ये भी एक साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इनकी थ्योरी को हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। बेसिक एजम्पशन क्या था इनकी थ्योरी का, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होता है। इनके हिसाब से कभी भी कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो पर्पसफुल है और गोल डायरेक्टेड है ह्यूमन बिहेवियर। इन एडलर्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और गिल्ट, हर इंडिविजुअल में इनएडिक्वेसी और गिल्ट है, कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है हर इंडिविजुअल को। ये सबसे, ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है एडलर का, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एडलर टू द साइकोडायनेमिक अप्रोच। और ये जो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और गिल्ट है, इसी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू एडलर हर पर्सन के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी, कुछ ऐसे गोल्स होंगे, जैसे कि इन ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की हमने बात करी, तो कुछ ना कुछ ऐसे गोल्स होंगे, गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड हेल्प अस ओवरकमिंग द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। अब कोई भी इनएडिक्वेट तो फील नहीं करना चाहता, कोई नो मैटर कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में है तो इनएडिक्वेट तो फील नहीं करना चाहता वो, और इन्फीरियर भी फील नहीं करना चाहता। सो कुछ ना कुछ गोल्स ऐसे वो अडॉप्ट करेगा वो पर्सन जो उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे, और वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एडलर के हिसाब से प्ले ए ग्रेट रोल। ऑल्सो एडलर के हिसाब से बर्थ ऑर्डर जो है वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। सो दिस वॉज अबाउट एल्फ्रेड एडलर्स contribution. Then we have post Freudian approaches, जहाँ पे अब ये जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एरिक फ्रॉम, इनका कॉन्सेप्ट था ह्यूमन कंसर्न, पर्सनैलिटी अराइजेज फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे इन्होंने फोकस किया कि इंसान जहाँ जो उसका सराउंडिंग्स है, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे जितने भी सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे वो सब इस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशंस विद अदर्स। सो जैसे उनके रिलेशंस हैं बाकियों के साथ, उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज सच एज ग्रोथ, रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम डिजायर फॉर फ्रीडम, ये इनका कॉन्सेप्ट है डिजायर फॉर फ्रीडम का, और स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस। तो इन्हीं से ही साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ सब बनती हैं किसी इंडिविजुअल की, एरिक फ्रॉम के हिसाब से। और एरिक एरिक्सन, इनका था viewed personality development as a lifelong process and gave 8 psychosocial stages of development. Psychosexual was Freud's contribution. Psychosocial stages of development जो है वो एरिक एरिक्सन ने दिए हैं, और एक दो नहीं पूरे 8 स्टेजेस की बात करी इन्होंने। आप हायर स्टडीज़ में इनको इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी जस्ट हैव टू नो कि साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है। आर्ग्यूड दैट एट ईच स्टेज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ क्राइसिस है, दैट इंडिविजुअल डील्स विद। सच क्राइसिस डिटरमिनेट्स पाथ ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर बच्चा जो है, या फिर बच्चे की नहीं, हर स्टेज पे जितने भी स्टेजेस आएंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ क्राइसिस अगर होगा ही होगा, और
इनसे जैसे डील करेगा चाइल्ड, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। और हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ adolescent एज हैज़ ड्रॉन कंसिडरेबल अटेंशन ऑफ कोर्स। सो आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज़्यादा हमें एडोलेसेंस में ही देखने को मिलता है। आप भी अभी एडोलेसेंट हैं, सो यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड बहुत बार आपको फील होगा दैट एक कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस जैसा आपको हमेशा महसूस होगा। और ये क्राइसिस वैसे तो हर स्टेज में है, बट एडोलेसेंट्स में ये सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। सो दिस वाज एरिक एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब साइकोडायनामिक अप्रोच की क्रिटिसिजम्स क्या हैं? सबसे पहला तो थ्योरीज जो हैं वो लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज़ है। ये कोई एम्पेरिकली कलेक्ट नहीं किया गया डेटा, केस स्टडीज़ पे। जैसे कि फेमस है फ्रॉइड ने एक उनकी पेशेंट थी एना ओ करके, इट वाज ए स्यूडोनिम, आई डोंट नो, इट वाज नॉट अ रियल नेम, बट एना ओ करके एक पेशेंट थी उनकी। ऐसे ही बहुत सारे इनके पेशेंट्स थे जिनके केस स्टडीज़ के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरीज रखी, और इसलिए दे लैक ए रिगरस साइंटिफिक बेसिस। अब क्योंकि सिंगल पर्सन की केस, हर एक पर्सन के केस को हम साइंटिफिक बेसिस नहीं बना सकते हैं टू मेक जनरल थ्योरीज। दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स। एटिपिकल मतलब जो आम जनता से अलग है, एज सैम्पल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। अब आपने उठाया तो एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन के बेसिस पे थ्योरी दे के आपने जनरलाइज कर दिया पूरी पॉपुलेशन पे, सो दैट वुड मेक इट वेरी unscientific. So इसलिए this is also a criticism of psychodynamic theories. The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing. Of course it is, क्योंकि साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है, जैसे अब फ्रॉइड का अनकॉन्शियस है, सो हाउ डू यू सबमिट इट टू साइंटिफिक टेस्टिंग? यू कैन नॉट। ऐसे ही यूंग का जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है, इट कैन ऑल्सो बी नॉट सबमिटेड टू साइंटिफिक टेस्टिंग, सो इट इज़ ऑल्सो ए क्रिटिसिज्म। फ्रॉइड यूज्ड मेल्स एज प्रोटोटाइप ऑफ ऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे गैरन हॉर्नी ने भी इनको कॉल आउट किया था दैट हिज थ्योरीज आर मेल बायस्ड। सो मेल को एज अ प्रोटोटाइप यूज़ किया है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और फीमेल पर्सपेक्टिव जो है, फीमेल एक्सपीरियंसेस जो है, वो उनको ओवरलुक कर दिया गया है, पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया गया है। So that ends the second part of chapter 2. I hope कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी and you will make an effort to revise them, ताकि आपके concepts भी clear हों and जो MCQ type questions हैं उन्हें भी आप solve कर पाएँ. I will meet you in 3 to 4 days with the last part of this chapter. तब तक keep revising, keep learning.